गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात की थी जिसमें हमने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में टेबल बनाई और फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हमने स्टडी की। आज हम कुछ अलग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और उस अलग चीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसमें देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। जैसे आप लोग बोले कि सर हमें 1 वीक की छुट्टी चाहिए और अगले 1 वीक तक हम लोग क्लास नहीं ले पाएंगे। एक तो ये तरीका होता है जिसमें आपने क्या बोला, जिसमें आपने बोला 1 वीक सिंगल वीक के लिए आपने बोला, ठीक है। आपको पता है कि क्वांटिटी जो होती है फिजिकल, उसको रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है वो होता है आपका Q इज इक्वल्स टू NU। ये क्या है फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या है नंबर और ये है यूनिट, ठीक है। ये चीज़ है। अब एक बच्चा जो है वो बोल रहा है कि 1 वीक की छुट्टी चाहिए, इतने में ही दूसरा स्टूडेंट खड़ा होता है, वो बोलता है कि सर मेरे को 7 डेज की छुट्टी चाहिए। कितने डेज की? 7 डेज की। अब देखिए, अब इज इक्वल्स टू 7 डेज। क्या डिफरेंस है दोनों में? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का जो मीनिंग है, जो दोनों का जो फिजिकल क्वांटिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है यहाँ पे? इसमें भी टाइम है और इसमें भी आपका टाइम ही है, बट दोनों के जो N और U हैं, N और U वो चेंज हो गए हैं। फर्स्ट केस में अगर देखें तो N की वैल्यू 1 है और U की वैल्यू वीक है, और सेकंड केस में अगर देखें तो N की वैल्यू आपकी 7 है और U की वैल्यू डेज है। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स हम लोग क्या बता सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं Q इज इक्वल्स टू, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है Q, उसको हमने लिखा N1 U1 किसी अलग मेथड से, और फिर हमने उसको लिखा N2 U2 किसी अलग मेथड से रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आया कुछ? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा जो एग्जाम्पल है उसके लिए मैं जैसे आपको बताऊं कि मैं बोलता हूं कि है ना 1 साल बाद आप 11th से 12th में हो जाएंगे, ठीक। एक तरीका तो ये है, एक तरीका क्या है, 1 साल बाद 1 ईयर, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, 12 मंथ्स, और तीसरा तरीका क्या है, 365 डेज। एक ही फिजिकल क्वांटिटी को Q इज इक्वल्स टू हमने 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। मतलब नंबर यूनिट, नंबर यूनिट, नंबर यूनिट, सबका मीनिंग सेम है। 1 साल बाद आप 12th क्लास में होने वाले हैं, आफ्टर 12 मंथ आप 12th क्लास में होने वाले हैं, या आफ्टर 365 डेज आप 12th क्लास में होने वाले हैं। तीनों चीज़ें एक ही फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करती हैं, और वो फिजिकल क्वांटिटी है आपकी टाइम। क्या है? टाइम, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो है डिफरेंट। मतलब इससे क्या मीनिंग निकला? इससे ये मीनिंग निकला कि हम लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, एक ही क्वांटिटी को, सिंगल क्वांटिटी को हम लोग अलग अलग जो आपकी यूनिट्स हैं उसमें हम लोग इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट निकल के आता है इस एग्जांपल से, और वो स्टेटमेंट क्या है आपका वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या स्टेटमेंट है। देखो, अब स्टेटमेंट निकल के आया आपके पास, क्या निकल के आया, 1 फिजिकल क्वांटिटी या 1 क्वांटिटी QUANTITY कैन बी, ठीक है, एक्सप्रेस इन मैनी यूनिट्स, एक्सप्रेस इन मैनी यूनिट्स, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे उससे ये एक स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन के तौर पे निकल के आया है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो थोड़ा से पुराने टाइम में चलते हैं अपन, और वो पुराना टाइम जो है जब आप लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, मेरा भी जन्म नहीं हुआ था। ये मान लीजिए कि मेरे पापा के ज़माने की बात अगर मैं करूं तो उस जनरेशन के अंदर जो कंट्रीज़ थी,
दैट मीन्स 19 सेंचुरी की अगर मैं बात करूं, 19 और 20 सेंचुरी की, तो उस टाइम में जो कंट्रीज़ थी वो आपस में इतने कॉन्टेक्ट में नहीं होती थी, और उनके आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं होने की वजह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और एक पर्टिकुलर कंट्री और एक पर्टिकुलर स्टेट क्या करते थे, किसी भी चीज़ के नाप तोल के लिए, किसी भी चीज़ के मेजरमेंट के लिए अपनी अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग, अपनी रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग यूनिट्स बना लिया करते थे। जैसे मैंने अपने टाइम में देखा, जब मैं छोटा था, 8-10 साल का जब मैं था, तो मेरे दो दादाजी थे, वो धोती पहनते थे। तो उस टाइम में जब दुकानदार से धोती लेने जाते थे तो बोलते थे कि भाई मेरे को 6 हाथ की धोती दे दो। ठीक है, कितने हाथ की? 6 हाथ की। ये वाला देखो, ये 6 हाथ, मतलब ऐसे नापता था वो कपड़े को, 6 टाइम नाप लेता था, तो वो 6 हाथ हो गए। 6 वहाँ पे क्या हो गया? नंबर, और हाथ क्या हो गई वहाँ पे? यूनिट। किसके लिए? उस धोती के मेजरमेंट के लिए, उसकी लेंथ के मेजरमेंट के लिए। लेंथ वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी बन गई। तो इस केस में देखो कहाँ, मतलब अगर इस केस को देखा जाए तो हम इसको मतलब एक तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे जस्टिफाई? वो इसलिए नहीं कर पाएंगे कि अगर मान लो कि जो आदमी धोती खरीदने जा रहा है वो तो एक लंबे से आदमी को अपने साथ लेके जाएगा और वो बोलेगा कि भाई इसके हाथ नापो आप, तो उसके तो बड़े बड़े हाथ होंगे। और जो दुकानदार है वो अपने छोटे से बेटे को बिठा के रखेगा दुकान के ऊपर और वो बोलेगा कि है ना, मैं तो इसके हाथ से नाप के दूंगा क्योंकि उसके तो छोटे छोटे हाथ हैं। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं हुआ, इम्पोर्टेंस नहीं हुआ इस मेजरमेंट का और इस यूनिट का। तो मतलब ये एक आपस में अंडरस्टैंडिंग की यूनिट्स होती थी। जैसे और भी मैं आपको बताऊं कि आपने सुना होगा, हम लोग जैसे क्लास में भी मैं आप लोगों को काफ़ी बार बोल देता हूँ कि बेटा पढ़ ले, तेरे को रत्ती भर भी शर्म नहीं आती। रत्ती का नाम सुना है आपने? रत्ती भर भी शर्म नहीं आती, सुना होगा। वो रत्ती जो होती है वो एक छोटा सा पार्टिकल होता है, एक छोटी सी मतलब छोटा सा क्या बोल सकते हैं उसको आप, गोल गोल छोटा सा होता है, ब्लू और नहीं सॉरी रेड और ब्लैक कलर का छोटा सा होता है, उसको रत्ती बोलते हैं। एक मतलब छोटा सा कण मान सकते हैं आप उसको, पार्टिकल मान सकते हैं। वैसे ही मतलब 8 और 16 रत्ती मिला के एक छटाक बनती थी, और 4 छटाक का एक पाव बनता था, और 4 पाव का एक शेर बनता था, और 40 शेर का एक मन बनता था, और फिर 2.5 मन का एक क्विंटल बनता था। और अभी भी बनते हैं, पुराने जो लोग हैं वो इसी मेजरमेंट को यूज में लेते हैं। तो ये एक अलग सिस्टम है, ये एक मतलब एक कम्युनिटी ने अपनी सुविधा के लिए बनाया हुआ है। और भी बहुत सारे होते हैं, पाउंड्स वगैरह, ओम्स वगैरह भी आपने सुने होंगे पुराने ज़माने में। शादियों वगैरह में भी जब लड्डू वगैरह तोलते हैं तो उसमें भी यूज लेते हैं इन सब को। तो ये अलग अलग हमारी यूनिट्स हैं। लेकिन फिर जब इन यूनिट्स को जब धीरे धीरे आपस में कंट्रीज़ का, स्टेट्स का आपस में कांटेक्ट होने लग गया, उनके बीच में बिजनेस बढ़ा, उनके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आने लग गई, वो एक दूसरे से व्यापार करने लग गए, उस केस में ये चीज़ें जो हैं ये कंसीडर नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक आदमी जो 6.5 फीट की हाइट वाला है उसका हाथ तो लंबा होगा, और एक बच्चा है 10-15 साल का उसका हाथ छोटा होगा। तो उस केस में धोती को कैसे नापेंगे? तो उस केस में ये सब चीज़ें जो हैं वो चलने वाली नहीं थी। तो ऐसे ही रीजन्स को देखते हुए फिर कुछ सिस्टम्स ऑफ यूनिट बनाई गई। क्या बनाई गई? सिस्टम्स ऑफ यूनिट। और वो सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बारे में हम अभी बात करेंगे। क्या बनाया गया? सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स बनाई गई। ठीक है, अब सिस्टम्स ऑफ यूनिट की अगर हम बात करें तो जब हमारी साइंस जो है वो डेवलप हो रही थी, तो स्टार्टिंग में जब साइंस का डेवलपमेंट हो रहा था, फिजिक्स की बात करें तो उस फिजिक्स को बोलते थे क्लासिकल फिजिक्स। और उस क्लासिकल फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स का पार्ट ज़्यादा होता था, मैकेनिक्स की ही स्टडी की जाती थी। अभी भी हम मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं, बहुत सारी करते हैं, 11th क्लास में तो तकरीबन करते हैं। तो उस केस में क्या है कि जब हम उस मैकेनिक्स की स्टडी करते थे तो फंडामेंटली 3 ही क्वांटिटी ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली यूज होती थी, और वो 3 क्वांटिटी होती थी मास और लेंथ और टाइम।
ये 3 क्वांटिटी यूज होती थी ज़्यादातर, फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो 3 यूज होती थी। तो इसी को देखते हुए जैसे ब्रिटिश सिस्टम आया, फ्रेंच सिस्टम आया, और फिर उनके बाद में एक और दूसरा सिस्टम आया, ये सब सिस्टम जो हैं यूनिट के सिस्टम, ये कैसे डेवलप हुए? जैसे फ्रेंच लोग थे, वो है ना किसी भी चीज़ के वेट को, जैसे मास को, जैसे इसमें कितना वजन है, ये कितना फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, इस चीज़ को वो लोग पाउंड में लिखते थे। किस में लिखते थे? पाउंड में। और लेंथ को वो लोग फिट में लिखते थे। किस में लिखते थे? फिट में। आज भी हमारे पास, क्योंकि हमारा देश भी काफ़ी सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रह चुका है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुलाम रह चुका है, तो उस केस में हम लोगों को भी अपनी जनरेशन से ये चीज़ मिली है। आज भी हम लोग नॉर्मली अपने रूम की हाइट, विड्थ, लेंथ नापने के लिए फिट का ही यूज करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बोलते हैं कि हमारा जो रूम है वो 15x10 का है, मतलब 15 लेंथ है और 10 उसकी विड्थ है और 10 फीट उसकी हाइट है। और ज़्यादातर फर्नीचर भी बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग फिट का ही यूज करते हैं। वहाँ पे हम कहीं भी मतलब जो नॉर्मल जो यूजेज में वर्ड आने वाले हैं उनमें कहीं भी हम लोग मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर का यूज नहीं करते हैं। वैसे साइंटिफिक इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट होते हैं, इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वो फिट का ही यूज हम लोग आज भी कर रहे हैं। उसके बाद में टाइम को उन्होंने सेकंड में, टाइम को तो उन्होंने सेकंड में नापा। तो ब्रिटिश जो सिस्टम आया शुरू में निकल के, ब्रिटिश सिस्टम जो आया उसमें इस चीज़ को किस में लिया गया? पाउंड में। और इस चीज़ को किस में लिया गया? फुट में। और इस चीज़ को किस में लिया गया? सेकंड में। ठीक है, तो ये क्या बन गया? फुट पाउंड सेकंड, एफ पी एस, मतलब एल लेंथ और मास एम और ये टाइम टी, इस रिस्पेक्ट में इसको बनाया गया। ठीक है, फिर उसी यूरोपियन कंट्री में एक फ्रेंच भी सिस्टम आया, जिस फ्रांस में जो डेवलप हुआ फ्रेंच सिस्टम, उसमें क्या था? फ्रेंच सिस्टम में उसमें था कि ये जो मास है इसको वो ग्राम में लेते थे। किस में लेते थे? ग्राम में। और लेंथ को वो सेंटीमीटर में लेते थे, सेंटीमीटर में। और टाइम को तो सेकंड में ही लेते थे। तो ये जो सिस्टम बना आपका, ये सिस्टम बना आपका CGS। कौन सा बना? CGS सिस्टम। ये फ्रेंच लोगों ने अपने तरफ से इस चीज़ को कंसीडर किया। फिर देखा गया कि ये जो ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड वगैरह हैं, ये काफ़ी छोटी यूनिट है। क्या है ये? काफ़ी छोटी यूनिट है। और मैकेनिक्स के अंदर इन यूनिट्स का जो यूटिलाइजेशन है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया और चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बड़ी होने लग गई, मेट्रो होने लग गई। तो उसके लिए हमें एक अदर यूनिट की ज़रूरत पड़ी और उस यूनिट को हमने नाम दे दिया। वो जो नई यूनिट ईजाद हुई उसको नाम दिया गया MKS। क्या नाम दिया गया उसको? MKS। MKS का मतलब लेंथ जो है वो मीटर में, किस में? मीटर में। और मास जो है वो किलोग्राम में, केजी में। और टाइम जो है वो सेकंड में। इसको MKS सिस्टम माना गया। ये जो सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल था, क्योंकि इसके अंदर जो सिस्टम, जो यूनिट ली गई थी वो इनके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी, मतलब बड़ी लेंथ वाली भी थी और ज़्यादा बड़ी लेंथ वाली भी नहीं थी। तो उनको समझने में थोड़ा अच्छा मतलब कन्फ्यूजन कम रहा, उनको समझने में कंफर्ट फील होता है। और ये थोड़ी अच्छी मानी गई उस मतलब ड्यूरिंग द सेशन, उस सेशन के दौरान। अब क्या हुआ? ये यूनिट्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स के अंदर ही, मतलब MLT को ही डिफाइन कर रही थी। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और हमारी फंडामेंटल यूनिट 3 से कितनी हो गई? 7। कितनी हो गई? 3 to 7 फंडामेंटल यूनिट बन गई। उसके साथ साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी बन गई। तो उस केस में फिर हमें एक नई यूनिट की ज़रूरत पड़ी कि हमें अब एक नई यूनिट बनानी चाहिए। और उस नई यूनिट को बनाने के लिए फिर क्या हुआ सुनिए आप। उसके साथ साथ जो कंट्रीज़ हैं, पूरा जो वर्ल्ड है वो एक दूसरे से जुड़ने लग गया। और जुड़ने लग गया उसमें एविएशन जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया था। दैट मीन्स फ्लाइंग सर्विसेज जो हैं वो भी शुरू हो गई थी। तो उस केस में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे रसिया से कोई फ़्लाइट टेक ऑफ करती है और वो पहले इंडिया आती है और फिर इंडिया से वो फ्रांस जाती है और फ्रांस से लंदन जाती है। ये उसका रूट है मान लीजिए आप।
तो जैसे ही वो फ्लाइट टेक ऑफ होती है वहाँ से, तो उसको जब जब वो इंडिया की जो एयर स्पेस है उसके अंदर जब वो एंटर करती है और वो लैंड करना चाहती है, उस केस में जब उसको बोला जाए कि आपको 3000 मीटर की हाइट पे फ्लाइट को उड़ाना है और पायलट को ये पता ही नहीं हो कि 3000 मीटर कितना होता है, तो क्या होगा सोचिए आप। तो एक्सीडेंटल केस बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि जब उसको इस चीज़ का पता ही नहीं है और फिर उसी चीज़ को अगर वो दूसरी कंट्री में जाता है तो उसी हाइट को अगर वो फिट में उसको बताएं, ठीक है, फिर और वो फ्रांस में पहुंचा तो उसी हाइट को अगर वो लोग फ्रांस वाले सेंटीमीटर में बताएं कि आपको 30,000 सेंटीमीटर की हाइट के ऊपर फ्लाई करना है, तो उस केस में क्या होगा, उसको तो बेचारे को अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग यूनिट्स की वजह से काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा और वो तो उस फ्लाइट को उड़ा भी नहीं पाएगा। इसी के साथ अगर उनको एयर का प्रेशर बताएं कि एयर का जो फ्लो है वो मान लीजिए कि 20 मीटर पर सेकंड है और दूसरी किसी कंट्री में गया तो उसको फिट पर सेकंड में बताया गया और दूसरी में गया तो सेंटीमीटर पर सेकंड में बताया गया, तो उससे उसको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा और ये जो फैसिलिटी है ये नहीं चल पाएगी या नहीं चल पाई थी, ऐसा कुछ हम समझ सकते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हुई, इन प्रॉब्लम्स की वजह से ही फिर हमें ये तय करना पड़ा कि क्यों ना हम एक नई यूनिट बनाएं जो कि इंटरनेशनली प्रूव्ड हो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो और वो यूनिट जो है वो पूरे वर्ल्ड में यूज हो, जिसके अंदर हम ट्रेडिंग को, साइंस को, रिसर्च को, बिजनेस को, सब जगह में उस यूनिट को अगर हम यूज में लें तो हमें काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो उसी के चलते एक नई यूनिट बनाई गई और उस नई यूनिट के लिए वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने एक जगह अपने अपने साइंटिस्ट भेजे, फ्रांस के एक गांव में एक साइंटिस्ट भेजे और वहाँ पे सारे साइंटिस्ट इकट्ठे हो गए और उस साइंटिस्ट जब वहाँ पे इकट्ठे हुए तो वो एक सोसाइटी बनी और उस सोसाइटी का नाम वहाँ पे रखा गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजरमेंट। क्या रखा गया? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजरमेंट, उस सोसाइटी का नाम रखा गया और उस सोसाइटी ने कुछ एक नई यूनिट बनाई और उस यूनिट का नाम रखा गया स्टैंडर्ड। क्या नाम रखा गया मैं बता रहा हूँ आपको, इस स्टैंडर्ड दी इंटरनेशनल, ये एक फ्रेंच नेम है, STANDARD, स्टैंडर्ड दी इंटरनेशनल, ये नाम रखा गया उस यूनिट का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? SI सिस्टम। क्या बोलते हैं? SI सिस्टम। ये हमारा एक नया सिस्टम निकल के आया और इस सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जोड़ दी गई जिनसे हम लोग काफ़ी परेशान थे, बहुत मतलब हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी गई इसके अंदर। जैसे मैं आपको बताऊं कि है ना, आज से तकरीबन 50 साल पहले की बात बताता हूँ मैं आपको। आज से 50 साल पहले जी की वैल्यू जब आज आप पढ़ रहे हैं, आपको हैबिट बनी हुई है जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो वैल्यू है आज से तकरीबन 50, 55, 60 साल पहले 32 फीट आती थी, 32 फीट पर सेकंड आती थी, पर सेकंड स्क्वायर। देखिए, फिर इस 32 फीट वाली आदत को छोड़ते छोड़ते हमें बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन आपकी जनरेशन को सिर्फ 9.8 ही मिला, 32 से उसका कोई लेना देना नहीं रहा। और 32 जो है, ये 9.8 जो है, ये SI सिस्टम में है। इसलिए जब SI सिस्टम दुनिया ने अपनाया तो उस केस में सारी की सारी यूनिट्स जो है वो एक तरीके से पूरे वर्ल्ड के लिए यूनिवर्सल बन गई। क्या बन गई? यूनिवर्सल। जो सोसाइटी बनी थी अपनी, उन्होंने जो आपके लिए जो ये बनाया है SI सिस्टम, इस SI सिस्टम को किन मेरिट्स के बेस पे उन्होंने जो कंसीडर किया वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और वो मेरिट्स क्या क्या थी वो मैं यहाँ पे आपको समझाऊँगा। हमारे पास टोटली SI सिस्टम की 4 मेरिट निकल के आती हैं और वो क्या क्या होती हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली जो मेरिट होती है वो होती है SI सिस्टम इज रैशनल। मेरिट्स ऑफ SI सिस्टम, ये वो मेरिट्स हैं जिनके बेस पे SI सिस्टम को डेवलप किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहली मेरिट है कौन सी? SI सिस्टम इज रैशनल। SI
सिस्टम इज रेशनल, रेशनल, रेशनल। ये अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हीट को मेज़र करने के लिए, हीट मतलब एनर्जी, हीट एनर्जी को मेज़र करने के लिए यूनिट बनाई गई कैलोरी, ठीक है। और फिर एक एग्जांपल, सेकंड थिंग, जैसे वर्क डन, वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब 1 न्यूटन फोर्स अगर 1 मीटर, 1 न्यूटन फोर्स अगर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी को देता है, तो जो वर्क डन हुआ ड्यू टू एनर्जी, एनर्जी की वजह से, उसको हम बोलते हैं 1 जूल, ये जूल ने बनाया। फिर इसी के चलते अगर हम पावर की बात करें, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद में घर से बिल को देखना आप निकाल के, इलेक्ट्रिसिटी बिल को। उसमें जो कंजप्शन जो होता है पावर का, उसको हम किलोवाट आवर में दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं? किलोवाट आवर में। जैसे एनर्जी की फॉर्म मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एनर्जी कौन सी? हीट। किस में? कैलोरी में, ठीक। दूसरी जो है एनर्जी, वो भी एनर्जी है, वर्क डन, ड्यू टू वर्क डन, तो वर्क डन के लिए वर्क लिखा मैंने यहाँ पे, ये किस में लिया गया? जूल में, ठीक। फिर हमने पावर को बात की, पावर क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और पावर, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, दैट मीन्स इसके लिए कौन सी? किलोवाट आवर लिया गया, किलोवाट आर, ये वाली यूनिट काम में ली गई, ठीक है। तो ये यूनिट्स, अलग अलग यूनिट्स काम में ली गई, ठीक। अब बात ये आती है कि रेशनल क्या होता है? रेशनल का मतलब होता है तर्कसंगत, कारण जिसका हमें पता हो, कारण वाली चीज कोई भी, उसको हम बोलते हैं रेशनल। तो एसआई सिस्टम जो है वो कारण वाली चीज, मतलब तर्क संगत एक सिस्टम है, वो तर्क बताता है। तर्क ये बताता है कि जैसे ही इन तीनों चीज़ों के बारे में अलग अलग यूनिट बनाई गई, तो एसआई सिस्टम की जो सोसाइटी थी, ठीक है, उसने ये बताया कि भाई आप लोग ये इतना कन्फ्यूजन क्रिएट क्यों कर रहे हो। फिर उन्होंने बताया कि ये तीनों चीज़ें एनर्जी की ही फॉर्म है, तो क्यों ना इनकी एक ही यूनिट बना दी जाए, और इन तीनों चीज़ों की एक यूनिट बनाई गई जिसे नाम दिया गया जूल। क्या नाम दिया गया? जूल। तो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग एनर्जी की जो यूनिट बनी वो क्या हो गई? जूल, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थी। क्या थी? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। अब देखिए, ये जो चीज़ हमारी निकल के आई है रेशनल, इसके लिए हम एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। वो स्टेटमेंट क्या होगा वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। देयर इज ओनली वन यूनिट, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? देयर इज ओनली वन यूनिट, ठीक है। कौन सी यूनिट? कोई भी एक यूनिट, 1 2 3 इन तीनों में से एक यूनिट ली गई है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। 1 यूनिट फॉर 1 क्वांटिटी, 1 यूनिट फॉर 1 क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन डिफरेंट फॉर्म्स, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट आप इसके लिए नोट कर सकते हैं। देखिए, डिफरेंट फॉर्म्स में है और एक ही क्वांटिटी है, कौन सी? एनर्जी। ये हीट की फॉर्म में है, वर्क की फॉर्म में है और पावर की फॉर्म में है। तो हमने इसके लिए क्या कहा? देयर इज ओनली वन यूनिट, इन सब के लिए 1 यूनिट बनाई, कौन सी? जूल। और उसको 1 यूनिट फॉर 1 क्वांटिटी, एनर्जी 1 क्वांटिटी है, इन डिफरेंट फॉर्म्स, ये डिफरेंट फॉर्म्स में, ठीक है। तो ये एक चीज आ गई। सेकंड जो इसकी मेरिट थी, सेकंड मेरिट, उसको हम बोल सकते हैं इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम। मतलब एसआई सिस्टम जो था वो कोहेरेंट सिस्टम था। किस तरीके से कोहेरेंट सिस्टम है? सॉरी, था नहीं है। नंबर 2, एसआई सिस्टम इज ए कोहेरेंट, क्या है? कोहेरेंट सिस्टम है। कैसे है कोहेरेंट सिस्टम? कोहेरेंट सिस्टम ऐसे है कि डेराइव्ड यूनिट जो होती हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपकी जो 7 फंडामेंटल यूनिट हैं उनमें हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स को। जैसे न्यूटन का एग्जांपल लें, न्यूटन किसकी? फोर्स की है,
ठीक है। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो क्या आता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आता है। मतलब अगर हम फोर्स की बात करें, एफ क्या है, m डॉट ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और मास की यूनिट होती है केजी एसआई यूनिट, और ए की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम इसको डेराइव कर रहे हैं तो इसको फंडामेंटल में भी हम लोग ले सकते हैं। तो इसमें क्या स्टेटमेंट लिखेंगे आप लोग, एवरी यूनिट कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम, एवरी यूनिट कैन बी derived from, कहाँ, किससे, derived from fundamental units, derived from fundamental units, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास इसमें, ठीक है। एवरी यूनिट कैन बी derived फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। ये आपका सेकंड मेरिट हो गई इसकी। नंबर थर्ड में क्या आता है, देखिए, एसआई सिस्टम इज द मैट्रिक सिस्टम होता है। ये एसआई सिस्टम क्या होता है, मैट्रिक सिस्टम। देखिए, एसआई सिस्टम इज ए मैट्रिक सिस्टम। इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको इसका मतलब। जैसे हमने लिखा MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। अब हमने लिखा CGS, ठीक है। तो ये इसके नीचे की यूनिट है, तो हम इसको 10 मल्टीप्लाइड में ले लेंगे। मतलब इससे बड़ी यूनिट बनानी है तो 10 मल्टीप्लाइड बाई आगे फर्दर, और अगर छोटी बनानी है जैसे 100 मीटर, ठीक, डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से सेंटीमीटर में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 100 मीटर इंटू 10 इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर, ठीक है। ये जैसे 1 मीटर है, 1 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे तो इंटू 100 इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 10 के मल्टीप्लाई में होगा ये, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी, मतलब दोनों साइड में 10 के मल्टीप्लाई में ही चलता है ये, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, थर्ड जो चीज़ है वो क्या है, इट इज़ ए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। कैसा है ये, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। देखिए, इट इज़ ए internationally accepted system for किसके लिए, किस चीज़ के लिए, किसके लिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था। मैंने आपको बताया था कि ये बनने के बाद में सुविधा हो गई, मतलब रिलायबिलिटी बढ़ गई। किस चीज़ की रिलायबिलिटी बढ़ गई, पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन का सिस्टम बढ़ गया, एक दूसरे के साथ व्यापार करने का, बिजनेस का, साइंस का, रिसर्च का, ट्रेडिंग का, एट्सेट्रा, अदर फील्ड्स का, इन सब का बढ़ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर ट्रेडिंग साइंस रिसर्च SEARCH रिसर्च एंड रिसर्च के बाद में हम लोग ले सकते हैं एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, और बिजनेस भी ले सकते हैं, बिजनेस एंड अदर फील्ड्स में भी। तो ये वाली चीज हो गई, मतलब बहुत ही ज्यादा सरल हो गया सिस्टम, सिंप्लिसिटी आ गई। और ये जो चीजें हैं ना, हमने ऐसा ही क्यों बनाई, मैंने आपको देखो पढ़ाया था 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल वर्ल्ड वाले में यूनिफिकेशन के बारे में बताया था मैंने आपको, याद है, यूनिफिकेशन। तो हमने यूनिफिकेशन करना था, और उस यूनिफिकेशन करने के लिए ही हमने ये ऐसा एक सिस्टम ऑफ यूनिट इजाद किया, बनाया, जो पूरे
के पूरे वर्ल्ड में मतलब एक्सेप्टेड हो, पूरे के पूरे वर्ल्ड में, जिससे बिजनेस है, ट्रेडिंग है, साइंस है, रिसर्च है, अदर बहुत सारी जो फील्ड हैं उनमें एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री के लोगों से उसके बारे में अपने आइडियाज़ जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें और उस चीज़ को अच्छे से और सिंपल बना सकें। इसलिए ये चीज़ बनाई गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी रखती है, सिग्निफिकेंट भी है बहुत ज़्यादा। तो ये रहा हमारा सिस्टम। अब हम आगे जो बात करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो फंडामेंटल की जो 7 यूनिट्स थी ना, उनकी डेफिनेशंस के बारे में, कि उनको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अपना, उसमें हम डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करें और इस ऑनलाइन एजुकेशन का अच्छे से आप फ़ायदा उठाएं, क्योंकि स्कूल्स खुलने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। इसलिए आप इस ऑनलाइन क्लासेज को सीरियसली लें। जैसा आपको क्लास में पढ़ाया जाता था ठीक उसी तरीके से हम ऐसे ही समझ के पढ़ाते हैं कि आप हमारे सामने क्लास में बैठे हैं, और जैसे क्लास में हम फुली कॉन्सेंट्रेट करके और अपनी तैयारी करके आपको बताते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी बता रहे हैं। तो आप इस चीज़ को सीरियसली लें और अपने हर सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दें। आपके पास काफ़ी समय है, अभी घर पे आप रहते हैं, तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और उसमें किसी टाइप की कोताही ना बरतें। धन्यवाद। हैव ए चीयरफुल डे।